अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेएनएम से। फखरे वकालत चैनल पे आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, स्पेशली वुमेन के हवाले से और इंटरनेशनल एंड पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। वर्क प्लेस हैरेसमेंट जब हम किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में जॉब करने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली हमें हर तरह की एज के और हर तरह के मेंटल इश्यूज रखने वाले लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे हम आज बात करेंगे, जिस पे लड़कियां आवाज़ नहीं उठाती, औरतें, ख़वातीन आवाज़ नहीं उठाती और वो अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं। सबसे पहली जो डिस्कस करेंगे हम वो टाइप्स होंगी, जिसमें हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ठीक है, ये वर्बल और फिजिकल दोनों तरह से हो सकती हैं। जेस्चर्स के हवाले से भी इसमें आप ले सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट कर दिया जाए या कोई ऐसा इशारा कर दिया जाए कि वुमेन अनकंफर्टेबल हो जाए। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट फ्राहम करना उनकी जिम्मेदारी होती है। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं और हमें फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल चीज़ों को फेस करना पड़ता है। फिजिकली अब्यूजेस हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मारपीट, गालम गलोच, धक्कम पेल या गुजरते हुए सीटी बजा देना या इस तरह की और बहुत सी हरकतें जो मेल पर्सन्स फीमेल्स के साथ करते हैं। सबसे पहली चीज, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ऑपोजिट जेंडर आपको अट्रैक्ट करती है फिजिकली और रिलेशनशिप्स के लिए, और बहुत सी लड़कियां, बहुत सी खवातीन उसमें आ भी जाती हैं। सबसे बड़ी चीज जो है वो म्यूचुअल कॉन्सेंट। अगर आपकी म्यूचुअल कॉन्सेंट होती है तो डेफिनेटली आप किसी भी एक बंदे को विक्टिम करार देकर या किसी एक बंदे को क्रिमिनल माइंडेड करार करार देकर अपने लिए कोई सेफ साइड नहीं रख सकते। मैं उसके साथ 5 साल रहा, मैं उसके साथ 10 साल रही, मैं उसके साथ 6 साल रही, इस तरह के वाकयात करके आप किसी एक पे ब्लेम नहीं डाल सकते। जब आप दोनों ने अपनी कंसेंट देकर कोई ऐसा रिश्ता कायम किया और रिलेशनशिप कायम किया हो, तो फिर वो आप दोनों की ही ज़िम्मेदारी होती है, किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं होती, ठीक है? तो हम ये चीज़ें ज़रूर देखते हैं जब हम वर्क प्लेस पे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, हम जॉब कर रहे होते हैं या कहीं एम्प्लॉय होते हैं, तो उसमें हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि बॉस के साथ लड़की का रिलेशनशिप चल रहा है। एचओडी के साथ चल रहा है, मैनेजर के साथ चल रहा है, या मैनेजर अगर शादीशुदा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। इसी तरह बहुत सी चीज़ें देखने में आती हैं और बहुत सी लड़कियां भी ये कंप्लेन करती हैं कि जी मैं तो उसके साथ थी और उसने मुझे चीट किया एंड ऑल दैट। देखें, जब आपको पता हो कि एक इंसान ऑलरेडी मैरिड है, तो फिर उस मैरिड पर्सन के साथ आपका रिलेशन रखना ही गलत है। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं हो सकता। तो बहुत सी चीज़ें हैरेसमेंट की या इस तरह की उस वक़्त ज़्यादा तूल पकड़ती हैं जब लड़की की खुद की गलती होती। ठीक है? तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं हैरेसमेंट के बारे में जो वर्क प्लेस पे होती हैं, जिसमें वुमेन्स की कंसर्न शामिल नहीं होती। जिसमें सबसे पहले हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट है। एक ऐसी लड़की जो अपने ऑफिस में काम कर रही है और वो किसी भी ऐसे मेल पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है और फिर भी उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, और वो जस्ट इसलिए चुप है कि मैं अगर बोलूँगी तो मेरी इज़्ज़त बर्बाद आ जाएगी। तो उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो आपका ज़रूरी है अपने घरवालों को एतमाद में लेना। अगर आप अपने घरवालों को एतमाद में लेते हैं और आप गलत नहीं हैं, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप अपने वर्क प्लेस एक्ट 2010 में देखें कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो आपको फ्राहम करता है सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट, ठीक है?
तो सबसे पहले इसमें आपके पास एक कंप्लेंट मैकेनिज़्म होगा, जिसमें आप अपने सीनियर के पास जाएँगे और उस इंसान की कंप्लेंट करेंगे और कोशिश ये करें कि आप जो भी कंप्लेन करें उसको रिटर्न में फ़ाइल करें। रिटर्न में फ़ाइल की हुई कंप्लेन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। उसके अलावा आप सेकेंडरी एविडेंस में जा सकते हैं वीडियो में, ठीक है? इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन की कोई वैल्यू नहीं। अगर आपने किसी को कुछ बोला, उसने आगे से कुछ बोला और आप जाके ये किसी को बता रहे हैं, तो कानूनी नज़र में वर्बली कोई ऐसी अहमियत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें औरत की बात पर यकीन किया जाता है और औरत को एक सेफ साइड दी जाती है। पर उसके बावजूद भी सबूत अगर आपके पास मौजूद होगा या आपने कोई ऐसी कंप्लेन की होगी जो रिटन में होगी, तो फिर डेफ़िनिटली वो आपके लिए एक साउंड एविडेंस हो। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी में आपकी जो भी प्राइवेसी होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और स्पेशली ये कॉन्फिडेंशियलिटी उन लोगों के लिए भी होती है कि अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसी लड़की है या कोई ऐसी लेडी वर्कर है जो इस चीज़ से गुज़र रही है और आप उसको डेली बेसिस पे देखते हैं और आप उसको कहते हैं कि जी आप इसमें कंप्लेंट फाइल करें, लेकिन वो नहीं हिम्मत कर पाती और आप उसके बिहाफ़ पे कंप्लेंट फाइल कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटेलिएशन एंड पेनल्टीज़। अब इनमें हमारे पास है लॉ प्रोहिबिट्स एनी एडवर्स एक्शन और रिटेलिएशन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल हू हैज़ मेड ए कंप्लेंट और पार्टिसिपेटेड इन एन इंक्वायरी। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपसे। पेनल्टीज़ में हम आ जाते हैं, पेनल्टीज़ में हमारे पास आता है फाइन्स या रिमूवल। जिस तरह की भी वो पेनल्टी आपकी आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन किसी को देना चाहती है, तो उसमें आपके पास या तो फाइन्स आ जाते हैं या वार्निंग्स आ जाती हैं या रिमूवल आ जाता है या कुछ कंपनीज़ की बहुत स्ट्रिक्ट वैल्यूज़, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें वो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दें, ठीक है? जेंडर बेस्ड हैरेसमेंट जेंडर बेस्ड हैरेसमेंट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसमें हम देखते हैं कि जेंडर क्या है। अगर तो वुमेन है तो हम अक्सर देखते हैं कि वुमेन कार्ड भी खेला जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए वुमेन कार्ड भी खेला जाता है जो कि गलत चीज़ है। इसके बाद हम देखेंगे क्रिमिनल लॉ एक्ट 2016 इसमें अमेंडमेंट हुई थी। पाकिस्तान पीनल कोड to enhance punishment for certain offences against women, including acid attacks and offences related to forced marriages. अच्छा, वुमेन के लिए एक सेफ प्लेस होती है, एक सेफ एनवायरनमेंट होता है, एक बहुत ही माकूल सा, मुनासिब सा एक दर्जा दिया जाता है, जिसमें हम जहाँ भी देखते हैं तो हम वुमेन फर्स्ट करते हैं। आप खड़े हो जाते हैं, मेल पर्सन खड़े हो जाते हैं, वुमेन को सीट दे देते हैं कि जी आप बैठ जाएँ। तो इसमें हमारे पास एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है वुमेन्स के लिए। इसी तरह हमारे लॉज़ में भी है और हमारे मज़हब में भी है। इस्लाम में भी वुमेन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। फोर्स्ड मैरेजेस से और एसिड अटैक्स इस तरह के जितने भी हमारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, वुमेन को सेफ स्पेस देते हैं। ठीक है? तो आपके पास क्रिमिनल लॉ एक्ट 2016 मौजूद है। अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो आप जाकर अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करें और जैसे भी आपका केस चल रहा है और जिस तरह के भी आपके पास सबूत होंगे, फिर उस हिसाब से आप पनिशमेंट अपने क्रिमिनल को दिलवा सकते हैं। हदूद ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑल्दो कंट्रोवर्शियल एंड सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। The Hudud ordinances include provisions related to offences against women, including zina. Amendments have been made over the years to address some of the concerns raised regarding these ordinances. ऐसी हरकत जो ज़िना में आती हैं या ऐसे आपके काम जो ज़िना में आते हैं, उनमें हदूद ऑर्डिनेंसेस काम आते हैं। वही ऐसे लॉज़ होते हैं जिनके ज़रिए ऐसे इंसान को सज़ा दिलवाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है हमारे पास, जिसमें हम अगर आप
जैसे फ़ोन पर आपको धमकियाँ मिल रही हैं या आपकी वीडियोज़ वायरल की जा रही हैं या आपकी पिक्चर्स वायरल की जा रही हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 मौजूद है। आप इसके तहत अपने रेलेवेंट केसेस लेकर साइबर क्राइम के पास जा सकते हैं। वहाँ आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं और जो भी उससे रिलेटेड आपका प्रोसीजर आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। बुलिंग एंड इंटिमिडेशन। Workplace bullying is another form of harassment involving repeated harmful actions intended to belittle, intimidate, or undermine an individual. Women can be targeted based on their gender, exacerbating the impact of bullying. In Pakistan, the primary legal framework addressing workplace issues, including bullying and harassment, is the Industrial and Commercial Employment Standing Order, Ordinance 1968. ये ऐसा ऑर्डिनेंस है जो आपको एक साउंड लॉ प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बुलिंग एंड हैरेसमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं और वहाँ आपको ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, तो आप इस एक्ट के ज़रिए इस एक्ट में देखते हुए आपके पास कौन-सी ऐसी चीज़ है जो इस एक्ट में फ़ॉल करती है, इंडस्ट्रियल में हो, कमर्शियल में हो या कहीं भी आप एम्प्लॉयी हो, तो आप इस एक्ट के ज़रिए अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। वर्कप्लेस एक्ट है हमारे पास 2010, जिसमें आपके पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिकली एड्रेसेस हरासमेंट इश्यूज इंक्लूडिंग दोज बेस्ड ऑन जेंडर। इसके अलावा बुलिंग और हैरेसमेंट के कोई ऐसे केसेस या कोई ऐसे की पॉइंट्स जो हम अपने इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया 1968 का ऑर्डिनेंस इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट। तो ये अगेन आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए होती हैं, इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं उनके खिलाफ और उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाती है, उनके खिलाफ ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं जिनमें उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है और उनको रिमूवल भी किया जाता है, टर्मिनेट भी किया जाता है। तो ये कंपनी पॉलिसीज़ होती हैं बेसिकली जो आपको प्रोटेक्शन फ्राहम करती हैं, ठीक है? आपका कोई भी ऐसा एक्ट हो जिसमें आप फ़ील कर रहे हैं कि जी मैं इनसिक्योर हूँ, मुझे यहाँ पे सेफ्टी नहीं मिल रही, मुझे बुली किया जा रहा है, मुझे हैरेस किया जा रहा है, मेरे खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं या मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है, तो आप इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस 1968 एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस एक्ट 2010 इसके साथ अपनी कंपनी पॉलिसीज़ को देखते हुए उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है? कंपनी पॉलिसीज़ को इसलिए डिस्कस किया जाता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं और वहाँ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उसमें आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ लिखी हुई होती हैं, जहाँ आप सिग्नेचर करते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ मंज़ूर है। ठीक है? तो कंपनी पॉलिसीज़ पे इसलिए ज़ोर दिया जा रहा है कि अगर वो इन रूल्स के मुताबिक आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं या वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली वो फिर आपकी फाइल की हुई कंप्लेन में आपको वो सारी चीज़ें देने के हकदार हैं जो आपने साइन की है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination against women in the workplace can manifest in various ways, such as unequal pay, limited career advancement opportunities, or exclusion from decision-making processes. ये सब चीज़ें हमें देखने में मिलती हैं जब हम 2 अलग-अलग जेंडर एक जगह पर काम कर रहे हों। फेवरेटिज़्म भी आता है, ठीक है? और एक-दूसरे को नीचा भी दिखाया जाता है, एक-दूसरे को गिराने की कोशिश भी की जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लाइक अनइक्वल पे, लिमिटेड करियर एडवांसमेंट, आपको प्रमोशन नहीं दिया जाता, आपको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं दी जाती, आप अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं जब आप काम कर रहे होते हैं।
तो इसमें हमारे पास कुछ लेजिस्लेशंस हैं, लाइक पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973, जो आपको बताता है कि कैसे आप इक्वल हैं और कैसे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या इक्वल राइट्स मिलेंगे। आर्टिकल 25, आर्टिकल 27, ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको किसी भी ऑफिस में या वर्क प्लेस पे प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक हो गया? Employment of Children Act 1991. While this act primarily focuses on child labor, it also includes provisions related to the employment of women. ये चाइल्ड लेबर पे भी काम करता है और ये आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, जो औरत काम कर रही है, उसके लिए भी सिक्योरिटी फ्राहम करता है। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये भी आपका ऐसा लॉ है जो आपको प्रोटेक्शन देता है, राइट टू वर्क फॉर वुमेन फ्राहम करता है। इसके अलावा हम देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस एक्ट 2010, जो लेजिस्लेशन ये देता है वो हमें कोई दूसरा लॉ दे सकता है या नहीं दे सकता। तो इसमें हम कुछ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास लेबर पॉलिसी है। लेबर पॉलिसी ऐसे है कि आपके पास जो भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया हुआ होता है, उसमें आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री किया होता है। तो अगर उसमें से कोई एक भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए अवेलेबल नहीं होती, तो डेफिनेटली फिर आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं, आप उनसे वो अपने लिए मांग सकते हैं। इसके अलावा लॉज एंड रेगुलेशंस इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं, डेफिनेटली हर तरह का लॉ उसका मौजूद होता है। अगर आप किसी कंपनी के जरिए बाहर किसी दूसरे मुल्क चले गए हैं और वहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं की ब्रांच में, और आपको वहाँ पे कुछ ऐसी इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर उनको कंप्लेन कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली राइट टू वर्क प्रोवाइड करती है, इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट, और इनकी कन्वेंशन नंबर 111 है, जो डिस्क्रिमिनेशन और वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स भी फ्राहम करती है, जो आपको सेफ और साउंड साइड देती है, जिसमें आप काम कर सकते हैं। आपके पास जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, आप उसको सेव कर सकते हैं या उसमें अपना केस जमा कर केस जमा करवाने के बाद आप अपनी जो आपकी कमेटी है, जो आपकी इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस पे काम करेगी और आपको एक प्रॉपर सेटअप क्रिएट करके देंगे, जिसमें आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है? इसमें नेक्स्ट में हम देखेंगे कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। सीडा लॉज होते हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंडर काम कर रहे होते हैं। ए लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट obliges states to take measurement to eliminate discrimination against women, including in the workplace, if underscores the importance of ensuring women's equal rights in employment. यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव्स होते हैं आपके पास, इसमें भी आपके पास वर्क प्लेस एक्ट आ जाता है 2010 वाला, जो आपके लिए प्रोटेक्शन का बायस बनता है और आपको एक सेफ एनवायरनमेंट फ्राहम करता है। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनल कमिटीज और की इस्टेब्लिशमेंट कैसे की जाती है। अब जहाँ पर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपके लिए कोई ऐसे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं कि आप अपनी कमेटी के पास जाके कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा पैनल बनाते हैं जो आपको इंश्योर करता है कि फ्री एनवायरनमेंट आपको दिया जाएगा, जो हैरेसमेंट फ्री एनवायरनमेंट होता है, या इजीली वर्क जहाँ आप कर सकते हैं, या उस इंसान के अगेंस्ट जो कमेटी बैठती है उसको भी आप इंटरनल कमिटीज में ऐड कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनल कमिटीज समहाउ ऐसा होता है कि जो आपके बहुत ट्रस्टेड लोग होते हैं उनको भी कमेटी में शामिल किया जाता है, या अगर आपको किसी ऐसे बंदे पे एतराज होता है कि जी ये मेरे हक में अच्छा फैसला नहीं दे सकता, तो आप उसको रिमूव भी करवा सकते हैं कि मैं इसके इंटरनल कमेटी होने में मुझे प्रॉब्लम है और मैं इस
इंसान के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मेरे हक में कुछ अच्छा फैसला करेगा। अगर ख़ास तौर पे अगर उसका कोई ऐसा ताल्लुक है उस इंसान के साथ जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की हो, तो आपका ये वैलिड पॉइंट बन सकता है। ठीक हो गया? फाइलिंग ए कंप्लेंट, आपने कंप्लेंट कैसे फाइल करनी होती है अपने डिपार्टमेंट में, ये आप अपने डिपार्टमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस चेक करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ चेक करेंगे, और ज़बरदस्ती जैसे आपने किसी को फँसाना हो या किसी को गलत या फ़ॉल्स कंप्लेन आपने किसी के अगेंस्ट करनी हो, तो उसमें भी आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन एक्शन लिया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन एंड रेज़ोल्यूशन, हर कंपनी का रूल होता है, हर ऑर्गनाइज़ेशन का रूल होता है कि अगर वहाँ पर कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है, तो उसपे इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है और रेज़ोल्यूशन भी दी जाती है। कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो उनके रूल्स में, उनकी पॉलिसीज़ में, उनके एक्ट्स में, रेगुलेशंस में ना हो, और उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई रेज़ोल्यूशन पास करना हो, तो डेफ़िनिटली वो फिर उस पे सोच-विचार करके कोई एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसमें आपको प्रोटेक्शन और सेफ्टी फराहम की जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोटेक्शन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये किस तरह से रखी जाती है, पेनल्टीज़ भी होती हैं, फ़ॉल्स कंप्लेंट्स अगर आपने की हैं तो उसपे क्या पेनल्टी होगी। अगर आप किसी के खिलाफ कोई फ़ॉल्स कंप्लेंट करते हैं या कोई आप उससे बदला लेने के लिए कोई ऐसी चाल चलते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि आप अ, उस इंसान को कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हो, तो उसपे आपके अगेंस्ट भी कोई ना कोई ऐसा एक्ट या पेनल्टी ली जा सकती है। ये आपके ऑर्गेनाइज़ेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइज़ेशन के रूल्स डिफरेंट होते हैं। लॉज़ यही होते हैं, लेकिन रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस उनके एनवायरनमेंट में चलती हैं और कुछ नहीं चलती। एनुअल रिपोर्ट में हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें आप उसकी अच्छाई और बुराई दोनों बताकर, तो या तो उसको टर्मिनेट कर देते हैं या उसको प्रमोट कर देते हैं या उसको वहीं पर रहने देते हैं जिस पोज़ीशन पे वो होता है। उसके अलावा ओम्बड्सपर्सन है हमारे पास, ओम्बड्सपर्सन फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल पर मौजूद होते हैं और वो इन केसेस को देखते हैं, ठीक है? तो आप उनके पास भी अपनी कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं, उनसे भी इस बारे में बातचीत कर सकते हैं और जो उनका तरीकाकार है, उनको अडॉप्ट करके अपने लिए एक अच्छा लॉ जो है वो अपने लिए काम करवा सकते हैं, अपने लिए एक लाइक जैसे आपके पास आप इसमें अपनी एक सेफ साइड रख सकते हैं, अपना जो आपने केस फाइल किया होता है, उसके मुताबिक आप चल सकते हैं, अपना जो क्रिमिनल आपका मौजूद होता है या जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की होती है, आप उसके लिए उसके खिलाफ स्टैंड ले सकते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड में हमारे पास होता है सेक्शन 509 एंड 496 बी, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड हैरेसमेंट जैसे आपके एक्ट होते हैं या आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको अ फाइन और इम्प्रिजनमेंट जैसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बताता है। Section 509 of the PPC deals with actions that are intended to insult the modesty of a woman. It criminalizes words, gestures, or acts that are meant to outreach the modesty of a woman. इसमें आपके लिए मौजूद होता है कि कोई भी ऐसे वर्ड्स आपके खिलाफ बोले गए हैं, ऐसे जेस्चर्स आपके लिए शो किए गए हैं या कोई एक ऐसा एक्ट आपके खिलाफ या आपकी इज़्ज़त पे बात आ जाए या कोई इस तरह की कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, तो 509 इसको डील करता है। पनिशमेंट आपकी जो 509 जिसमें आपके पास वर्ड्स, जेस्चर्स और एक्ट्स शामिल होते हैं, आप उसके लिए पनिशमेंट आपके लिए होती है 3 इयर्स, फाइन और बोथ। लेकिन ये उस बेस पे होता है जब आप प्रॉपर सबूत पेश करते हैं, ठीक है? बगैर सबूत के या कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जो जिसके खिलाफ आपने केस किया होता है या केस किया होता है या आप उसको हैंडल कर रहे होते हैं, तो अगर कोई एक्टिविटी नहीं निकलती तो फिर उसको बरी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल रिम्यूनरेशन, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान फोकसेस ऑन इंश्योरिंग इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन परफॉर्मिंग सिमिलर वर्क। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको एक पोस्ट पर सेम
पे मिलने का हक यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको मिलेगा और इक्वल है, राइट है आपका एक ही सेम पे में काम करने का। तो डेफ़िनेटली लेकिन अगर इनको दूसरी चीज़ों में देखा जाए, तो वुमेन्स और मेन जितने भी आपकी वर्किंग होती है, उसमें आपके पास डिफ़रेंस तो आता ही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, डेफ़िनेटली वुमेन्स का अलग से होता है और मेंस का क्राइटेरिया ज़रा अलग से होता है। तो आपके एक्सपीरियंस पे भी बेस करता है कि अगर आप सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन डिफरेंट है और आपका क्राइटेरिया भी थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो इसमें आपके पास ये चीज़ें थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप सेम काम कर रहे हैं, तो इस एक्ट के ज़रिए आप अपने लिए इक्वल पे की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आर्टिकल 25 है गारंटीज़ इक्वल राइट्स टू ऑल सिटिज़न्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। इट एम्फसाइज़ेज़ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स। आपकी जो भी जेंडर है उसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पे नहीं दी जाती या अगर कोई ऐसा काम आपका रोक दिया जाता है कि आपका प्रमोशन ना हो और आप फीमेल हैं और आपको प्रमोशन इस वज़ह से नहीं मिल रहा कि फीमेल हमें कैसे आगे तक लेकर जाएगी या हमारे मुतालबात कैसे मनवाएगी या हमारी डील्स कैसे करवाएगी, तो इस वज़ह से जी हम आपको प्रमोशन नहीं दे रहे, तो ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है कि आप किसी के अगेंस्ट कोई ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उठाएँ और उसकी प्रमोशन रोक दें या उसकी वर्किंग पे कोई क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो उसमें आपको आर्टिकल 25 हेल्प करता है। वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स जो बेसिकली हर आए दिन कोई ना कोई ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो लिए जाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो उसमें आपके पास जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहले है कि इसकी वजह से बहुत सी औरतों को काम में मुश्किल होती है और बहुत सी औरतों का हक रह जाता है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो बेसिकली जो आपकी वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, वो किसी भी इदारे में हों या आप एक सिटीज़न के तौर पे भी अगर उसको लेना चाहें, तो आप किसी भी लॉ में अपने लिए ये फैसिलिटी देख सकते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस में अगर हम देखें तो पाकिस्तान इज़ ए सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ठीक है? पाकिस्तान में भी अब जेंडर इक्वालिटी का एक प्रॉपर तरीकाकार मुतारफ़ करवाया जा रहा है। बहुत सी ऐसी बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, बहुत से ऐसे लेजिस्लेशंस हैं, जो दिन-ब-दिन हमारे पास देखने में आ रहे हैं, अपडेट भी हो रहे हैं। और वुमेन्स को चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हों या प्राइवेट लेवल पर हों, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको प्रोफ़ेशनलिज़्म दिया जा रहा है, आपको हर तरह का एक सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है। अगर उसके बावजूद भी अब आप अपनी पावर्स को या एक वुमेन कार्ड को मिसयूज़ करें, तो वो आपकी अपनी गलती, ठीक है? कंक्लूड करते हैं हम अपने वर्क प्लेस हैरेसमेंट के आज के इस लेक्चर को, जो हमने आज सीखा, जो हमने पढ़ा, उसको डिस्कस करिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हम इंशाल्लाह आपको उस हवाले से गाइड भी करेंगे। आप में से कोई भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, तो आप वेलकम है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपके कोई ना कोई ऐसा हल ज़रूर निकालेंगे, जो आपके लिए सेफ़ होगा और कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम से हम दूसरों को अवेयरनेस दे सकें कि अगर एक फीमेल अपने लिए स्टैंड ले सकती है, तो बाकी फीमेल्स भी अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं। इक्वालिटी ऑफ वुमेन ऑन वर्क प्लेस हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा एक मैटर है, जिस पे हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि न्यू लॉज अमेंडमेंट्स और जो भी अपडेट्स हो वो आपके साथ शेयर करते रहें, ताकि आप सेफ एनवायरनमेंट में अपना काम जारी रख सकें और आपको अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए जिनके लिए आप कमा रहे हैं, उनके लिए एक साउंड प्रोफाउंड लॉ मिल सके। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट।